दोस्तों ज़ॉम्बीज़ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे मेरे ख्याल से सभी लोग वाकिफ़ होंगे। सभी ने बचपन से ज़ॉम्बी वाली मूवीज़ और सीरीज़ें ज़रूर देखी होंगी और सभी ने उसे खूब इंजॉय भी किया होगा। बट व्हाट इफ़ आई टेल यू कि ज़ॉम्बी का कल्चर सिर्फ मूवीज़ तक या कल्पनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी जानवर या इंसान रियल लाइफ में लिटरली ज़ॉम्बी बन सकता है, वो भी सिर्फ एक पैरासाइट की वजह से। भाई मुझे एक बात बताओ, ज़ॉम्बीज़ क्या होते हैं? सबसे सिंपल और सटीक भाषा में कहें तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी एक्सटर्नल फोर्स के प्रभाव में आने की वजह से अपने कॉन्शियसनेस को खो दें, राइट? अब ये सुनकर सबको ये एक फिक्शनल केस लग सकता है, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में दुनिया में वाकई ऐसे बहुत से पैरासाइट एग्जिस्ट करते हैं जो अगर किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स को अपना होस्ट बना ले तो वो उसके अंदर से उसकी कॉन्शियसनेस ही छीन सकते हैं और टेक्निकली उन्हें एक ज़ॉम्बी बना सकते हैं। ज़िंदगी में आप कभी ज़ॉम्बी ना बने, इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही पैरासाइट्स के बारे में बताने वाले हैं जिनके पास अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। तो इसी बात पर बिना वक्त ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं आज के एक और विचित्र मगर खौफनाक एपिसोड को। साउदर्न कैलिफोर्निया एक ऐसा प्रांत जो दुनिया के सबसे लग्जूरियस रिहायशी इलाकों में से एक है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें यहाँ मशहूर हैं, रेस्टोरेंट से लेकर होटल्स तक सब कुछ, लेकिन यहाँ एक पैरासाइट भी है जो इन रिहायशी चीज़ों में अपनी जगह बना लेता है और उस पैरासाइट का नाम है एवाप्लोरचिस कैलिफोर्नियंसिस। जिस तरह हर चीज़ की एक लाइफ साइकिल होती है, उसी तरह ये पैरासाइट भी एक साइकिल में सिर्फ 3 होस्ट को ही विक्टिम्स करते हुए सर्कुलेट करता रहता है। इसके जीवन की शुरुआत एक हॉर्न स्नेल के अंदर होती है, जहां पहले ये पैरासाइट उस स्नेल को कंट्रोल करता है और धीरे धीरे स्नेल को पानी की तरफ ले जाते हुए खुद पानी में चला जाता है, जहां इस पैरासाइट का अगला टारगेट होती है किलीफिश। किलीफिश के अंदर जाते ही ये पैरासाइट तुरंत मछली के दिमाग तक पहुंच जाता है और मछली के नर्वस सिस्टम को इस कदर डैमेज कर देता है कि मछली की पूरी कमान उसकी हाथों में आ जाती है। इनकी मछलियों को कंट्रोल करने की एबिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि आप अगर साउदर्न कैलिफोर्निया के समुंदर में चले भी जाएंगे तो भी आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी मछली अपनी इच्छा से काम कर रही है और कौन सी किसी पैरासाइट की कंट्रोल में है। एक एक करके धीरे धीरे इस पैरासाइट के इफेक्ट की वजह से किलीफिश के अंदर की सारी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाती है, जिसके बाद विक्टिम की स्पीड और एबिलिटी पहले के मुकाबले कम हो जाती है और कंट्रोल्ड किलीफिश का शिकार करना आसान हो जाता है। अब प्रकृति और जानवरों के समाज में कौन आसान शिकार नहीं चाहता, जिस वजह से जैसे ही इन पैरासाइट्स द्वारा कंट्रोलिंग एबिलिटी में थोड़ी सी भी ढिलाई नजर आती है, वैसे ही दक्षिणी कैलिफोर्निया के तटों पर मौजूद शोरबर्ड्स सुस्त पड़ चुकी किलीफिश को उठा लेती हैं और खाने लगती हैं। हालांकि यहाँ पर भी इस जिद्दी पैरासाइट का अंत नहीं होता, बल्कि एक रीजनेबल टाइम तक ये पैरासाइट शोरबर्ड के पेट के अंदर ही बिल्कुल घर बसाकर रहने लगता है और वहाँ अंडे वगैरह देकर काफ़ी टाइम बाद मौत का मुंह देखते हैं। अब अंडे दिए हैं तो उनका भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिसके बाद शोरबर्ड के पेट में दिए गए अंडे उसके एक्सक्रेटा के थ्रू बाहर निकल आते हैं और उस एक्सक्रेटा के बाद में और कोई नहीं बल्कि हॉर्न स्नेल्स ही भोजन की तरह ग्रहण करते हैं, जिसके बाद वो अंडे हॉर्न स्नेल्स के अंदर ही फूट जाते हैं और ये साइकिल वापस से रिपीट होने लगती है, जो कि कैलिफोर्निया के इकोसिस्टम में बहुत ही नॉर्मल सी बात है। बताओ, किसी प्रांत में जानवरों का ज़ॉम्बीज़ बनना आम बात है। सुनकर ही कितना खौफनाक लगता है ना? नाइग्लेरिया फ्लोरी, जिसे ब्रेन ईटिंग अमीबा के नाम से भी जाना जाता है, उन चंद पैरासाइट्स में से एक है जो स्पेशली इंसानों के ब्रेन को टारगेट करते हैं। ये किसी भी फ्रेश वाटर लेक में पाए जा सकते हैं और सबसे खतरनाक बात यह है कि इन्हें आपके शरीर के अंदर घुसने के लिए किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनके ज़्यादातर विक्टिम्स ऐसे ही होते हैं जो जाते तो समुंदर में स्विमिंग करने हैं, लेकिन ये पैरासाइट उन लोगों की नाक के अंदर घुस के सीधा उनके दिमाग तक चला जाता है और अगर गलती से भी नाइग्लेरिया फ्लोरी को एक परफेक्ट होस्ट मिल गया तो ये विक्टिम के दिमाग में प्राइमरी एमोइबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस नाम की एक बीमारी का कारण बन जाता है, जिसमें पहले तो ये पैरासाइट धीरे धीरे अपने होस्ट के सारे नर्वस सिस्टम को बर्बाद करने लगता है और फिर अंत में ब्रेन एंड नर्वस इन्फेक्शन इतना ज़्यादा फैल जाता है कि 2 हफ्ते के अंदर ही विक्टिम की मौत हो जाती है। इससे इन्फेक्ट होने के बाद मौत इतनी कन्फर्म है
कि अमेरिका में 1960 से लेकर आज तक इसकी चपेट में आने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 लोग ही जिंदा बच पाए हैं। हालांकि ये मत सोचना कि ये सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते हैं, क्योंकि अमेरिका के अलावा ये दुनिया भर की बहुत सी फ्रेश वाटर लेक्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए अगली बार कहीं पर भी थोड़ा सोच समझ कर ही नहाने जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई ब्रेन ईटिंग अमीबा आप पर भी असर दिखाने लगे। रेबीज़। हम जानते हैं कि रेबीज़ एक वायरस है, लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन इग्नोर्ड सेक्टर को उठाने की। रेबीज़ वायरस जब भी किसी व्यक्ति के अंदर घुस जाता है तो उसके दिमाग तक पहुंचकर उसकी कॉन्शियसनेस को इस कदर डिस्टर्ब कर देता है कि विक्टिम को एक्सट्रीम स्टेज हाइड्रोफोबिया यानी कि पानी का डर हो जाता है। उदाहरण के लिए इस आदमी को देखिए, जिसकी रेबीज़ होने के बाद हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि बंदा ढक्कन से 2 बूंद पानी तक गले से नहीं नीचे उतार पा रहा। इतनी भयानक तस्वीरें आने के बावजूद आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो जानवर द्वारा काटे जाने के बाद रेबीज़ का इंजेक्शन नहीं लगाते या नहीं लगवा पाते। इसलिए दोस्तों, इसे बिल्कुल भी मजाक में ना लें और जल्द से जल्द रेबीज़ वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि भारत में ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। इसलिए पहले ही सुरक्षा बनाकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एमराल्ड कॉकरोच वास्प। आप में से बहुत से लोगों को कॉकरोच को देखकर घिन आती होगी, पर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको इस घिनौने जीव पर भी दया आ जाएगी। दरअसल एक एमराल्ड कॉकरोच वास्प सबसे पहले एक ऐसे कॉकरोच को ढूंढती है जो इतना स्वस्थ हो कि उसकी फीड उसके किसी नवजात को जन्म दे सके। और जैसे ही इस वास्प को ऐसा कोई भी कॉकरोच मिलता है, ये अपने डंक का इस्तेमाल करके बहुत प्रिसाइजली उस कॉकरोच के शरीर में उसी जगह जहर इंजेक्ट करती है जिस जगह से वास्प का जहर कॉकरोच के पैरों को पैरालाइज कर सके। फाइनली जब कॉकरोच के पैर पैरालाइज हो जाते हैं और वो कहीं भी भागने लायक नहीं रहता, तो ये वास्प अपना आखिरी अटैक सीधा कॉकरोच के सर पर करती है, जिसके बाद कॉकरोच मरता नहीं है बल्कि एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सारे ऑर्गन्स के सही सलामत होने के बावजूद उसकी खुद की मानसिक स्थिति ही खत्म हो जाती है। और जैसे ही विक्टिम बन चुका कॉकरोच इस स्टेज पर पहुंचता है, वास्प पहले उस कॉकरोच के एंटीना को बीच से तोड़कर किसी स्ट्रॉ की तरह उस एंटीना से सारा जूस सक कर लेती है और फिर बाद में उस जिंदा लाश बन चुके कॉकरोच को एक बरो में ले जाकर बंद कर देती है और कॉकरोच के शरीर के अंदर अपने लार्वा रख देती है। दोस्तों, ग्रोइंग स्टेज पर वास्प का लार्वा उस जिंदा कॉकरोच के अंदर के शरीर को एक एक करके खाने लगता है और फिर जब लार्वा पूरी तरह मैच्योर हो जाता है तो बाद में उसी कॉकरोच के शरीर को फाड़ कर निकलता है। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि साइंटिस्ट की मान्यताओं के अनुसार उस कॉकरोच की लाश को अपने अंदरूनी अंग खाए जाने का सारा दर्द महसूस होता है, पर फिर भी वो कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसका पूरा शरीर पैरालाइज पड़ा रहता है। पैदा होने के इतनी खतरनाक तरीके को सुनकर तो मेरी भी रूह कांप गई, जिसके बाद तो मुंह से यही निकलता है कि भगवान अगले जन्म में कुछ भी बनाना भाई, पर इस वास्प का शिकार मत बनाना। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इस वक्त दुनिया में 2 बिलियन से ज़्यादा लोग एक पैरासाइट से अफेक्टेड हैं और उन्हें इस बात की भनक तक नहीं है। ये हैरत में डाल देने वाली रिपोर्ट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी के बारे में, जिसकी साइकिल भी कहीं ना कहीं एयूप्लोरिचिस कैलिफोर्निसिस की तरह ही चलती है। दरअसल ये पैरासाइट पहले चूहे के अंदर घुसकर उसके दिमाग को अल्टर करने लगता है और कुछ इस तरह का केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट करता है कि चूहा बिल्ली के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। इसी अट्रैक्शन के चलते वो चूहा बिल्ली के पास जाता है, जिसे देखते ही बिल्ली उसे मारकर खा जाती है। और चूंकि बिल्ली ने जिस चूहे को खाया होता है उसके शरीर में ये पैरासाइट मौजूद था, इसलिए इस पैरासाइट के अंडे बिल्लियों के एक्सक्रीटा में निकल जाते हैं और इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जहाँ जहाँ आपको चूहे और बिल्ली दिखेंगे वहाँ वहाँ इस पैरासाइट के होने के 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं। और दोस्तों, चूहे बिल्ली तो कहाँ नहीं जाते। यही कारण है कि डिस्कवर मैगजीन की एक रिपोर्ट के हिसाब से साल 2015 तक दुनिया की करीब 30% आबादी के दिमाग के अंदर ये पैरासाइट बैठा था और इन्हें इनकी भनक तक भी नहीं थी। पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस पैरासाइट की खासियत है बहुत लंबे समय तक इनएक्टिव रहने की, जिससे बिना किसी सिस्टम के लोगों को ये लगता ही नहीं है कि उनके दिमाग में कोई पैरासाइट मौजूद है।
हालांकि जैसे ही ये पैरासाइट एक्टिव होता है वैसे ही ये अपने होस्ट के दिमागी संतुलन को इस तरह से मैनिपुलेट करता है कि कई केसेस में लोग अचानक ही मेंटली डिस्टर्ब तक होने लगते हैं और उनमें इतना बड़ा चेंज ऑफ नेचर देखा गया है जैसे उनके शरीर का कंट्रोल ही उनसे छीन लिया गया हो। अनफॉर्चुनेटली ये इतना कॉमन है कि हो सकता है कि इस वक्त आपके और मेरे हम दोनों के दिमाग में ये पैरासाइट मौजूद होगा, जो भले ही अभी इनएक्टिव स्टेट पर अपना असर नहीं दिखा रहा और भगवान ना करे कभी असर दिखाए भी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। वैसे आपके हिसाब से आज की इस वीडियो का सबसे खतरनाक पैरासाइट कौन सा था, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।